मध्य प्रदेश के रायसेन में अस्थायी मंदिर में महादेव को विराजमान किया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी हो रही, यानी महादेव खाकी के पहरे में है। दरअसल यहां कई बार कट्टरपंथियों ने मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की और इसी वजह से पुलिस ने इलाके को छावनी में बदल दिया है। पूजा के लिए हिंदू संगठनों की भीड़ जुटी है और मंदिर को स्थायी बनाने की मांग तेज हो गई है। महादेव विराजमान, कट्टरपंथियों का कोहराम। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। 24 घंटे होती है महादेव की निगरानी, पर प्राण प्रतिष्ठान होने के बाद भगवान को उठाया नहीं जाता। थाने में विराजमान रहते हैं महादेव। बाबा का यहीं पर मंदिर बनाया जाए, इसलिए हम थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं। कट्टरपंथियों के विरोध के चलते नहीं बना मंदिर। हमारे भोलेनाथ यहाँ पे साल में 2 बार विराजमान होने आते हैं। सुबह 6 बजे आते हैं और 6 बजे वापस चले जाते हैं। डमरू की गूंज और महादेव का स्वागत। लेकिन यहाँ बाबा भोले शंकर के स्वागत का मौका साल में बस 2 बार ही मिल पाता है। कट्टरपंथियों के विरोध के चलते 1988 से महादेव की स्थायी स्थापना नहीं हो पाई और पूरे साल थाने में विराजमान रहते हैं महादेव। कैमरे और ट्रेन कुछ साए में बाबा महादेव यहाँ पर विराजे हैं, हाथ उठ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, छाती पीटते नजर आ रहे हैं। डमरू की गड़गड़ाहट बता रही है कि प्रशासनिक हमले की मौजूदगी में सुरक्षा के बीच में महादेव का भजन पूजन चल रहा है। वहां पर देखिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल है, वो तैनात है। ये 1988 से ये व्यवस्था शुरू हुई है जो अब तक चल रही है। पहले महादेव इसी जगह विराजमान थे। इसी जगह के पास में एक मस्जिद है। हिंदुओं ने यहाँ मंदिर बनवाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों ने मस्जिद के पास महादेव का मंदिर नहीं बनने दिया। 2 दिन नहीं कह रहे, 2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं दोहराया जाना चाहिए। हिंदू कहते हैं कि बाबा से जिसकी सत्ता है, जिसका साम्राज्य है, वो बाबा महाकाल यही विराजे रहे। ये अभिषेक इस वक्त बाबा महाकाल का ये चल रहा है। ये जलेश्वर महादेव कहे जाते हैं। शंभू शंभू क्यों कर रहे हैं? सामने तो शंभू है। हमारे भोलेनाथ यहाँ पे साल में 2 बार विराजमान होने आते हैं। सुबह 6 बजे आते हैं और 6 बजे वापस चले जाते हैं। पर्याप्त नहीं है क्या? यहाँ पर्याप्त नहीं है, यहीं विराजमान होना चाहिए। ये गलत है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार प्राण प्रतिष्ठान होने के बाद भगवान को उठाया नहीं जाता। कहाँ विराजे थे? पहले कहाँ विराजे थे? यहाँ पे कौन सी जगह? ये बताइए, ये बताइए। विराजमान थे। आप सरपंच हैं? क्या नाम? क्या सरपंच प्रतिनिधि राजेश कुमार बघेल। और यहाँ विराजे थे पहले? ये दिखाइए, जगह दिखाइए। यहाँ विराजे थे जी, यहाँ विराजे थे। फिर कैसे भगा दिए गए? अब पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ पे कुछ कट्टरपंथियों द्वारा कुछ आए दिन कुछ घटनाक्रम हो। तभी से महादेव बमहोरी थाने में विराजमान रहते हैं और वहाँ के एसआई उनकी रखवाली करते हैं। दरअसल 1988 से पहले महादेव यहीं विराजमान थे, जिन्हें पुराने थाने के साथ शिवलिंग को हटाया गया। शिवलिंग हटाने पर हुआ था विरोध। कट्टरपंथियों ने मचाया था कोहराम। शिवलिंग हटाने पर आंदोलन किए गए। फिर दोनों पक्षों में समझौता हुआ। साल में 2 बार शिवरात्रि और रक्षाबंधन के मौके पर महादेव वहां लाए जाते हैं। फिर पूरे साल महादेव थाने में रहते हैं। इस दौरान महादेव अपनी पुरानी जगह पर 12 घंटे स्थापित रहकर भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महादेव के स्थान की ड्रोन से निगरानी की जाती है। डमरू देख लीजिए, डमरू की गड़गड़ाहट प्रशासन सुन ले, क्योंकि सिर्फ यहीं पर विराजमान हो। लोग छाती पीटते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं ये नारेबाजी देख लीजिए। ये बच्चों के साथ बड़े बूढ़े सब नजर आ रहे हैं और ये डमरू की डाक कह रही है कि सिर्फ यहीं पर विराजमान होंगे। ये भाई छाती क्यों पीट रहे हैं? ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। छाती क्यों पीट रहे हो? इसलिए कि यहाँ दुख दोना ये होता है कि टेंट के नीचे बैठना पड़ता है, ना मंदिर है ना कुछ है। यहाँ पूजा पाठ। मेरे भोलेनाथ का यही स्थान था, यही स्थायी है, लेकिन असामाजिक तत्वों के कारण मेरे भोलेनाथ का इतना इस क्षेत्र में इतना गंभीर मामला है। महादेव को दिखाइए। तो पूरे हिंदू डरे हुए हैं। भोलेनाथ के ऊपर हमले हो चुके हैं। मूर्ति दीवार के उस पार ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा है। असामाजिक तत्वों के द्वारा मेरे भोलेनाथ के भक्तों को डराया जाता है। हमारे हिंदू भाई पूरे खतरे में। बमोरी कस्बा नगर 2 दिन वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं दोहराने देंगे? नहीं, यही स्थायी बैठेंगे भोलेनाथ। यहाँ पर जान दे देंगे।
भक्तों का दावा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान को उस स्थान से हटाया नहीं जा सकता। लिहाजा भोले के भक्तों की मांग है कि अब अपने असली स्थान जहां से 1988 में शिवलिंग को हटाया गया था, वहीं स्थायी तौर पर मंदिर बनाकर महादेव को विराजमान किया जाए। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बढ़ते हैं हम आगे। लोकतंत्र के महापर्व स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी साजिश को तार-तार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राजधानी के जसोला इलाके से एसटीएफ ने एक इंटर स्टेट गैंग के एक्टिव मेंबर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपी का नेटवर्क दिल्ली एनसीआर के कई अपराधियों तक फैला हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हथियार तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने एक इंटर स्टेट हथियार तस्करी गैंग के एक्टिव मेंबर को दिल्ली के जसोला इलाके से गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर का नेटवर्क दिल्ली एनसीआर के कई अपराधियों तक फैला हुआ था। पुलिस के शिकंजे में आया ये वो हथियार तस्कर है जो दिल्ली में हथियार की खेप को सप्लाई करने पहुंचा था, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता उससे पहले ही दिल्ली एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 10 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल, 20 कारतूस और 7 मैगजीन बरामद हुई है। एक अंतरराज्यीय गिरोह जो कि हथियार सप्लाई करता है, उसके एक मेंबर अमित कुमार को पकड़ा है और उससे 10 सेमी ऑटोमेटिक स्वचालित पिस्टल्स, 17 मैगजीन, 10+7 और 20 लाइव राउंड बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को पिछले कुछ समय से लगातार सूचना मिल रही थी कि मध्य प्रदेश के धार जिले से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार दिल्ली एनसीआर में भेजे जा रहे हैं। इनपुट मिलने के बाद एसटीएफ की टीम ने 1 महीने तक निगरानी रखी और फिर पुख्ता खबर पर जसोला में जाल बिछाया और दिल्ली में हथियार सप्लाई करने वाले तस्कर को धर दबोचा। मुखबिर खास से जो सूचना मिली थी, इस पे काफी समय पे हमारी एसटीएफ की टीम इस विषय पे कार्य कर रही थी। इन्होंने जसोला में सरिता थाना क्षेत्र के अंतर्गत उक्त संदिग्ध को इंटरसेप्ट किया। जानकारी के मुताबिक जिस हथियार तस्कर को पुलिस ने दबोचा है वो यूपी के मिर्जापुर का रहने वाला अमित नाम का शख्स है, जो भदोही के एक निजी बैंक में रिकवरी एजेंट की नौकरी करता था। गांव के ही एक शख्स ने जल्दी पैसे कमाने के लालच में उसे अवैध हथियार तस्करी के धंधे में उतारा। पहले कैरियर के तौर पर काम किया और फिर खुद का नेटवर्क खड़ा कर लिया। अमित से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि ये गैंग एमपी के धार में बने हथियार 12 से 15 हजार रुपए में खरीदता और दिल्ली एनसीआर के अपराधियों को 30 से 40 हजार रुपए में बेच देता था। आरोपी के खिलाफ सरिता विहार थाने में मामला दर्ज किया गया है। बाकी गैंग के सदस्यों की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस अब इस नेटवर्क के बाकी लिंक को खंगाल रही है ताकि स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों से पहले किसी भी तरह की साजिश को नाकाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का महाअभियान जारी। घाटी में आतंकियों के सफाये का बड़ा ऑपरेशन सेना ने छेड़ रखा है। किश्तवाड़ जिले के दुल इलाके में सेना ने आतंकियों की घेराबंदी की। उधर कुलगाम में चल रहा ऑपरेशन अखल भी लगातार जारी। ऑपरेशन अखल के 10 दिन हो गए हैं और आतंक के खिलाफ घाटी में यह अब तक का सबसे लंबा ऑपरेशन बन गया है। आतंक पर कड़ा प्रहार। किश्तवाड़ में 2 आतंकी घिरे। कुलगाम में ऑपरेशन अखल जारी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना ने सबसे बड़ा अभियान छेड़ रखा है। सुरक्षा बलों ने घाटी में चक्रव्यूह रच आतंकियों की घेराबंदी की। कुलगाम के साथ साथ अब आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन किश्तवाड़ भी शुरू हो गया। आतंकवादियों के खिलाफ कुलगाम में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन अखल को अब 10 दिन हो गए और यह ऑपरेशन लगातार जारी। ऑपरेशन अखल के साथ ही सेना ने किश्तवाड़ में भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया। किश्तवाड़ जिले के दुल इलाके में रविवार सुबह से ही भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। किश्तवाड़ के दुल इलाके में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिलने पर सेना ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है।
किश्तवाड़ का इलाका काफ़ी टफ टेरेन है। बताया जाता है कि बड़ी बड़ी पहाड़ियां, घने जंगल और इसमें प्राकृतिक गुफाएं हैं, जिसकी आड़ में आतंकी लगातार यहां पर छुप रहे हैं, अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। ऐसे में आज सुबह जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पेसिफिक इनपुट मिलने के बाद यहां पर जैसे ही सुरक्षा बलों ने कॉर्डन किया, उसके बाद आतंकियों ने यहां पर फायरिंग कर दी और उसके बाद सुरक्षा बलों ने रिटेलिएशन में लगातार एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है। जानकारी के मुताबिक इन 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में खासतौर पर अगर बात करें तो किश्तवाड़ इलाके में हिजबुल की मौजूदगी जो है वो काफी कम हो जाएगी। ऐसे में तेजी से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर जो पूरा थ्रेट है किश्तवाड़ और डोडा में लगातार जो कहीं ना कहीं हमले किए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लगाम जो है वो लगाई जा सके। सेना का ऑपरेशन अखल आतंकवादियों के खिलाफ घाटी में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बन चुका है। ऑपरेशन अखल को 10 दिन हो गए और अभी भी ये लगातार जारी है। अब तक इस ऑपरेशन में लश्कर ए तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया, जबकि 2 से 4 आतंकवादियों के घने जंगलों में छिपे होने की खबर है। हालांकि इस दौरान सेना के 2 जवान भी शहीद हुए हैं, जबकि 11 जवान घायल हैं। पिछले 10 रोज से लगातार मुसलसल तौर पर जो है मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान घमसान की लड़ाई जारी है। इनकाउंटर 10 रोज से मुसलसल जारी है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, ऐसे जंगलात हैं जो कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों, बल्कि ये कहेंगे कि अखाल से लेकर पीर पंचाल की पहाड़ियों तक इन जंगलात का जो है यानी जोड़ है और मिलाप खाते हैं। जो फॉरेस्ट एरियाज़ है, उन फॉरेस्ट एरियाज़ को जो है सील कर दिया गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि अखाल से लेकर पीर पंचाल के तमाम पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों पर सिक्योरिटी फोर्स का बाज़ाब्ता तौर पर महसरा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया और अभी तक भारतीय सेना ने 20 बड़े आतंकियों का खात्मा कर दिया है। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन अखल की शुरुआत की और अब किश्तवाड़ में भी आतंकियों को घेर रखा है। संदेश साफ है, घाटी में अब आतंकवादियों का पूरा सफाया होगा और जब तक पूरा सफाया नहीं हो जाता, सेना के इस तरह के ऑपरेशन चलते रहेंगे। जम्मू कश्मीर से रजत वोरा के साथ खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री मोदी ने माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब अमृतसर से कटरा का सफर पहले से भी तेज और आरामदायक हो गया है। पीएम मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें अमृतसर कटरा वंदे भारत भी शामिल है, जो भक्तों का सफर करीब 1.5 से 2 घंटे तक घटा देगी। ये रिपोर्ट देखिए। वैष्णो देवी के भक्तों को वंदे भारत की सौगात। अमृतसर टू कटरा अब 5 घंटे में सफर। मौका था बेंगलुरु में कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए कई प्रोजेक्ट के अनावरण का, और इसी मंच से माता वैष्णो देवी के भक्तों को भी पीएम मोदी ने सौगात दी। पीएम मोदी ने 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेनें केएसआर बेंगलुरु से बेलगावी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर और नागपुर अजनी पुणे मार्ग पर चलेंगी। आज बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन का शुभारंभ हुआ है। मेट्रो फेज 3 की आधारशिला भी रखी गई है। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी सौगात माता वैष्णो देवी के भक्तों को मिली है। अब अमृतसर से माता वैष्णो देवी का सफर पहले से भी ज्यादा आसान हो गया है। अमृतसर से कटरा पहुंचने में पहले जहां 6 से 7 घंटे तक का समय लगता था, अब ये ट्रेन अमृतसर से कटरा स्टेशन पहुंचने में सिर्फ 5 घंटे का वक्त लगाएगी, जिससे यात्रियों को लंबे समय की यात्रा से राहत मिलेगी और करीब उनके 1 से 2 घंटे बचेंगे। बहुत बड़ा तीर्थ स्थल कह सकते हैं, जहाँ दूर दूर से हमारे यात्रा के लिए आते हैं वैष्णो देवी कटरा में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है, क्योंकि ये दिल्ली जो है मिडल पॉइंट हो गया, वहाँ से पहले बहुत चेंज करके आने पड़े, बट ज़्यादातर पंजाब से बहुत लोग आते थे यात्रा के लिए, तो उनके लिए बहुत ईजी हो गया है। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि जो पंजाब को 2nd वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर बाया जलंधर सिटी के बीच में। जलंधर सिटी के लिए कोई भी वंदे भारत नहीं थी, सिर्फ जलंधर कैंट के लिए थी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो दरबार साहिब से श्री माता वैष्णो देवी के लिए 2 धार्मिक स्थल को जोड़ती है। मंगलवार छोड़ रोज चलने वाली अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन रास्ते में 4 स्टेशनों पर रुकेगी। ये हैं ब्यास, जालंधर सिटी, पठानकोट कैंट और जम्मू तवी। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए पहले ही दिल्ली कटरा और कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत की सेवा जारी है, जिससे यात्रियों को काफी सहूलियत मिली है। और अब नई ट्रेन के शुरू होने से अमृतसर और आसपास के जिलों से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा और भी आसान हो जाएगी।
इंटेलिजेंस वंदे भारत तो दो जिलों को जोड़ने का ये काम करेगी और श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को और दरबार साहिब अमृतसर को कनेक्ट करेगी। तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी, क्योंकि साउथ इंडिया से जो लोग आते हैं, बंगाल से जो लोग आते हैं, वो ये चाहते हैं कि पहले माता के दर्शन करें और साथ में साथ गुरु साहब के भी दर्शन हो जाए, तो बढ़िया रहेगा। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि दो धार्मिक स्थलों को जोड़ा जा रहा है। माता रानी का हमारा दरबार है, हमारे अमृतसर साहिब में दरबार साहिब है। मतलब कि जो दिल्ली तमन्ना थी, मैं जलंधर से हूँ, जलंधर को कटरा के लिए कोई वंदे भारत नहीं थी, आज वो सपना साकार हो गया। तो भारतीय रेलवे का बहुत बहुत शुक्रिया। 3 वंदे भारत ट्रेनों के लॉन्च के साथ देश में अब वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या 150 हो गई है। अकेले कर्नाटक में अब 11 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को लेकर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी का आरोप है कि सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी हैं और उनमें उम्र भी अलग अलग है। एक वोटर कार्ड पटना का है और दूसरा लखीसराय का। खास बात यह है कि तेजस्वी यादव के आरोप लगाते ही पलटवार भी आ गया है। क्या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को नोटिस भेजेगा? क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्से में लाल हैं। इनको तो दोनों जगह से आना चाहिए, एक पटना जिला से भी आना चाहिए और एक लखीसराय जिले से भी इनको नोटिस जो है जाना चाहिए। अब कल की बात तो कल देखी जाएगी कि विजय सिन्हा को 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर नोटिस मिलता है कि नहीं। लेकिन इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खुद मीडिया के सामने आ गए और एक बार फिर से तेजस्वी यादव के दावों की हवा निकालने का दावा कर डाला। आज 1 महीना चुनाव आयोग फाइनल कर देता कि अब जो निकल गया फाइनल है। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना बीएलओ को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, तो ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। विजय सिन्हा का दावा है कि उनके मामले में चुनाव आयोग की गलती तब होती जब फाइनल लिस्ट में उनका 2 जगह पर नाम रहता। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की है। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि उनका नाम नए ड्राफ्ट में है ही नहीं और पूछा कि वो कैसे वोट देंगे। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916120। तेजस्वी यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद पटना के डीएम ने उन्हें सोशल मीडिया में जवाब देकर लाजवाब कर दिया। जिला प्रशासन ने तेजस्वी यादव को उनका एपिक नंबर बता दिया और बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। यानी तेजस्वी यादव का दावा कुछ ही घंटों में खारिज हो गया। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है कि तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को, जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नई, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो अब इसमें कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये जो है लोगों को अब पता होना चाहिए। लेकिन जब भी तेजस्वी यादव कोई आरोप लगाते हैं, फौरन उन्हें सबूतों के साथ जवाब मिल जाता है। तेजस्वी यादव भले ही आरोप लगाकर गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन अपने समर्थकों को ये समझाने की कोशिश जरूर करते हैं कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। खैर, अब सिर्फ बमुश्किल 3 महीने बाकी हैं। सही गलत सब साफ हो जाएगा। जनता तय कर लेगी कि कौन सच्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां के कुछ गांवों में एक तेंदुए से लोगों में भारी दहशत फैली हुई है। तेंदुए के हमले से वहां 3 लोग घायल हो चुके हैं।
जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं वन विभाग और एक्सपर्ट की टीम तेंदुए की तलाश में वहां डेरा डाले हुए। तेंदुए को पकड़ने के लिए किस तरह की कोशिशें चल रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। तेंदुए के हमले से प्रयागराज में दहशत, ड्रोन से निगरानी, खौफ में जिंदगी। प्रयागराज के मलखानपुर धनौचा गांव में तेंदुए को लेकर डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। पिछले 24 घंटे से वहां तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला किया, जिसमें एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेंदुए का खौफ इतना है कि लोग रात भर जागकर लाठी डंडा लिए पहरा दे रहे हैं। वहीं जानकारी मिलने पर प्रयागराज वन विभाग, कानपुर और लखनऊ के एक्सपर्ट समेत 20 लोगों की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। वहीं जिस खेत में तेंदुए के होने की खबर थी, उसके आसपास जाल भी लगाया गया है। वो बाजरे का खेत है। इसी खेत में बताया जा रहा है कि जो तेंदुआ है वो कल यहाँ पर भाग करके छिपा है और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके की जो मोटी मोटी जाल है वो लगा दी गई है और इस जाल के ज़रिए तेंदुए को कैच करने की, पकड़ने की जो कोशिश है, कवायद जो है वन विभाग की टीमों के ज़रिए की जा रही है। यहाँ पर आप देखें ग्रामीण जो तमाम हैं वो यहाँ पर किस तरीके से इकट्ठा हैं, हाथों में लाठी डंडे भी उनके हैं और सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं और रात में यहाँ बाकायदा लाइटिंग की गई थी ताकि अगर वो यहाँ से निकलता है तो उसको देखा जा सके। तेंदुए के हमले के बाद उसके पकड़े न जाने की वजह से वहां लोगों में डर के साथ गुस्सा भी दिखा। कल सुबह 9 बजे तेंदुआ आ गया था। एक गांव के मनोज चाचा हैं, उन्होंने देखा, उसके बाद गांव में हल्ला मचाया। उसके बाद शासन प्रशासन यहाँ पे आया, उसको लोग घेरे, भागा कूदा, एक आदमी को घायल कर दिया। वो दहशत की वजह से स्थान बदल लिया। दहशत तो पूरा है क्योंकि गाँव है, पूरा बैरिकेटिंग किया गया है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और संभवतः आज वो पकड़ा भी जाएगा। नहीं मिला लेकिन आसपास यहीं कहीं होगा ही। अभी तक गांव वालों को डर तो बना ही रहेगा जब तक मिलेगा नहीं। इस बीच वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए अलग अलग तरह के पिंजड़े लगाए हैं। 5 ट्रैंकुलाइजर के साथ 10 जाल वन विभाग ने लगाए हैं। साथ ही तेंदुए के वहां से निकलकर दूसरी जगह जाने की आशंका पर रेस्क्यू का दायरा बढ़ाकर 10 किलोमीटर कर दिया गया है। हमारा दुर्भाग्य कहाँ जाएगा, जब तक हमारी ट्रैंकुलाइजर टीम आई है तब तक यहाँ से मूव कर गया है कहीं। आपको क्या लगता है कितनी दूर जा सकता है वो, उसके ग्रामीण इलाका है? ये लगभग रात के एक दिन में 5 से 10 किलोमीटर चलता है, तो कहीं भी हो सकता है। अभी हम लोगों के जो हमारे अन्य विभाग के विभागीय लोग हैं अन्य रेंजों के, तो सब जगह हमने सूचना दे दी है कि जहां भी इसकी किसी प्रकार की कोई लोकेशन मिले तो हम लोगों को सूचना दें। हमारी ट्रैंकुलाइजर टीम साथ रहेगी और मैं उसको रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास करूँ। पूरा प्रयागराज डिवीजन हमारा है, हर जगह इसकी रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जगह जगह करेंगे। जहां भी वो मिलेगा हम उसको रेस्क्यू करेंगे। वहीं वन विभाग की टीम ने गांव वालों से अपील की है कि तेंदुए के दिखने पर उसका पीछा न करें, क्योंकि वो हमला कर सकता है। साथ ही खुले में अपने मवेशियों को न बांधें और घर में दरवाजे बंद करके रखें। प्रयागराज से जी मीडिया के लिए मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। धराली त्रासदी को 1 हफ्ता होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं आपदा की एक से एक हैरान कर देने वाली और दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। कैसे कुछ सेकंड में ही पूरा का पूरा गांव मलबे में बदल गया और अब ऐसे हालात में सेना को रेस्क्यू में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपदा के बीच सी न्यूज लेकर आया है तबाही की एक एक तस्वीर, देखिए इस रिपोर्ट में। इसके चारों ओर देखिए सिर्फ आपदा के निशान है, मलबा है। 25 से 30 फीट जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, यहां विश्व प्रसिद्ध कल्प केदार मंदिर था। कुदरत की आई विनाश लीला ने उत्तरकाशी के धराली को कैसे तबाह कर दिया, कैसे 25 फीट मलबे के नीचे पूरा धराली दब गया और अब सपाट जमीन बची है। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं और इसी 25 फीट ऊंचे धराली के नए धरातल पर जिंदगी की तलाश है। यहाँ हर तरफ सिर्फ जिंदगियों की तलाश की जा रही है। ये स्नीफर डॉग्स जो हैं वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ भी अगर देखेंगे तो लगातार
कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर पता लग सके। अब यहाँ पर देखिए एक गड्ढा खोदने की कोशिश है और ये लगातार कोशिश इसलिए है क्योंकि अगर कहीं पर भी किसी तरीके का कोई मूवमेंट होता है तो स्नीफर डॉग्स के ज़रिए वो किया जाता है। धराली इस आपदा में किस कदर तबाह हो चुका है उसकी एक बड़ी तस्वीर बना था ये घर, जो कि अकेला पूरे गांव के बीच बचा नजर आ रहा था, जिसकी कुछ मंजिलें मलबे में समा चुकी थी और सिर्फ उसकी छत ही मलबे से बाहर थी। एसडीआरएफ की टीमें अब इस घर में भी कैमरे डालकर तलाश कर रही हैं। मैं उस जगह पे हूँ जहाँ आपको तस्वीरों में एक मकान दिखा था, पूरा घर दिखा था। आप देखिए ये वो जगह है जहाँ पर बीचों बीच में मलबे में ये मकान है और यहाँ पर एसडीआरएफ कमांडेंट पहुँचे हैं, उनके साथ एसडीआरएफ की टीम है और यहाँ सर्च कर रही है क्या इस जगह पे भी कोई डेड बॉडीज़ या किसी तरह की कोई चीज़ हो सकती है, तो ये पूरा तलाशा जा रहा है। अब देख ही सकते हैं कि यहाँ पूरी दलदल बनी हुई है, तो मैनुअली जो है काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, बट जैसे जैसे जो हमारे जवान हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स भी हैं जो उनकी सहायता कर रहे हैं। धराली का ये पूरा रास्ता अब दलदल बन चुका है, जो जगह देखने में अब समतल लग रही है, दरअसल उसके नीचे पूरा गीला मलबा है। पाँव ऐसे जा रहा है और ये जमीन पूरी हिल रही है क्योंकि ये दलदल है। इस दलदल में ज़्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। सोचिए जिस जगह पर चलना मुश्किल है उस जगह पर कैसे इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भागीरथी के किनारे किनारे दलदल से होता हुआ मैं रेस्क्यू ऑपरेशन आपको दिखा रहा हूँ और इस वक्त मैं वापस आ रहा हूँ। यह क्षेत्र भले ही पत्थर का है लेकिन है पूरा दलदल का क्षेत्र। ये देखिए ये पूरी ज़मीन में यहाँ कंपन रहता है। यहाँ तक हम घुटनों तक दलदल में डूब गए थे। एसडीआरएफ के जवान साथ थे, उन्होंने बताया किस तरीके से चलना है। पूरे जवान हमारे साथ के आ रहे हैं। धराली में आई इस तबाही में जहाँ एक तरफ कई होटल तबाह हो गए, घर बह गए, बाजार नष्ट हो गए, तो वहीं प्राचीन कल्प केदार मंदिर भी अब इस मलबे के नीचे समा गया है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ विश्व प्रसिद्ध कल्प केदार मंदिर था। कल्प केदार मंदिर जो भी गंगोत्री के दर्शन के लिए आता था या जो हर्षिल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को घूमने आता था वो कल्प केदार ज़रूर पहुँचता था। लेकिन आज उसी कल्प केदार के इस परिसर में हम मौजूद हैं जहाँ सिर्फ मलबा है। बड़ा मुश्किल है इस मलबे से कल्प केदार को बाहर निकालना। धराली में तबाही के बीच गांव तो बह ही गया, साथ ही गंगोत्री हाईवे के एक हिस्से का भी नामो निशान मिट चुका है। कुदरत की विनाश लीला धराली में ऐसी दिखी है कि जहां कभी हाईवे था अब वहां झील बन चुकी है। जब धराली में लेकिन कंटिन्यू मलबा हमारे सामने ही आता रहा तो हम प्रॉपर रेस्क्यू भी नहीं कर पा रहे थे और रेस्क्यू टीम को भी पीछे हटना पड़ा। हमारे आगे ही टावर गया, हमारे आगे ही होटल्स गए और एक बहुत ही भयानक मंजर है जिसकी आवाज़ सुनकर भी आदमी को डर लगता। धराली में हुई तबाही के बाद अब घरों के नुकसान का डेटा कलेक्ट कर लिया गया है, जिसके बाद इसके पुनर्विकास का कार्य शुरू किया जाएगा। रोड का जो कनेक्टिविटी है यहाँ तक की वो जैसा मेरी चर्चा हुई अभी विभागों से, जो बीआरओ और कंट्रोल रूम से, तो वो 4 से 5 दिन का समय बोल रहे हैं कि एक मतलब मूवमेंट होने लायक रोड डेवलप हो जाएगी। धराली की धरती पर इस वक्त उस आपदा के जख्म हर तरफ मौजूद हैं। जिंदगियां बेबस हैं, लोग अपनों की तलाश में हैं, अपने सामने सब कुछ खत्म होते हुए देख चुके हैं और अब इंतजार में हैं कि कैसे जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट पाएगी। सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, धराली। तो महज कुछ सेकंड की आपदा में कैसे पूरा गांव बह गया। जब त्रासदी आई तो उस वक्त क्या माहौल था। जी न्यूज को ऐसा ही एक चश्मदीद मिला जिसने उस वक्त के एक एक वायरल वीडियो का सच बताया और आपदा का जो आंखों देखा हाल सुनाया, उसे सुनने वालों का दिल दहल जाएगा। देवभूमि में महातबाही की दिल दहलाने वाली गवाही देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद धराली गांव पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है। हर तरफ तबाही के निशान हैं। जिस वक्त त्रासदी आई थी उस वक्त लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीछे मौत का सैलाब आ रहा है, जो पलक झपकते ही उनकी जीवन लीला को मलबे में तब्दील कर देगा। जिस वक्त आपदा आई उस वक्त जब तक लोग जान बचाने की सोचते तब तक सैलाब उनको आगोश में ले चुका था।
उस वक्त मौके पर कैसे हालात थे, जी न्यूज ने इस भयंकर आपदा के बीच एक ऐसे शख्स को ढूंढ निकाला जिसने मौत को मात देकर तबाही का तांडव देखा। उस वक्त मजदूर ने क्या बताया, उस वक्त क्या हुआ, मजदूर ने बताया। हम लोग घराली के बगल में काम कर रहे थे ऊपर, करीब अचानक 1:30 बजे करीब में हादसा हुआ। इसमें बिहार में 25-30 हमारे अगल बगल के दब गए इसमें, और पता नहीं चला कि कहाँ है। पुलिस वाला तो कुछ नहीं किया, मतलब आर्मी वाला हम लोग का बहुत अच्छा से खाना खिलाया और खिलाया। आपदा में सेना का कैंप भी तबाह हो गया। वहाँ की तस्वीरें भी दिल दहलाने वाली हैं। ये पूरा आर्मी कैंप का क्षेत्र है। यहाँ जितने भी आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट था वो पूरी तरीके से टूट गया। राजरिफ यहाँ पर पोस्टेड है और 9 जवान उनके लापता हैं, उनको तलाशा जा रहा है। स्पेशल फोर्स के जवान रडार्स की और अन्य मददों से लोगों को तलाशने का काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से मलबे में इस वक्त ये दबा हुआ है। जो सड़क है जिसमें मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये गंगोत्री को जाने वाली मुख्य सड़क हुआ करती थी, ये पूरी तरीके से टूट चुकी है, मलबे में दब चुकी है, पानी में डूबी हुई है। सड़क को भी निकालकर फिर से रास्ता तैयार करना एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। धराली गांव में मलबे में दबे लोगों को खोजने का काम जारी है। इसके लिए सेना एडवांस पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है। इससे खुदाई किए बगैर ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। पेनेट्रेटिंग रडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है, जहां यह मिट्टी, पत्थर, धातु और हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए बताता है। इसके जरिए जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक फंसे लोगों या शवों की पहचान की जा सकती है। तो यहाँ पैरा की जो टीम है, स्पेशल फोर्स की टीम है, वो यहाँ पर अलग अलग मशीनों के जरिए यहाँ पर सर्च किया जा रहा है। मेरे साथ कैप्टन नीरज सिंह तोमर हैं। सर, कैप्टन सर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर और किस तरह से काम कर रहे हैं? हमारे पास कुछ रडार्स हैं जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स हैं, उनको हम यूज़ करते हुए जहाँ पे हमें अलर्ट्स मिल रहे हैं या फिर जहाँ पे हमें वेव्स मिल रही हैं उन रडार से, हम उन जगहों को डिग कर रहे हैं और वापस उस डिग वाले एरिया में वापस देख रहे हैं कि हमें कितना और डिग करने की ज़रूरत है। अब तक कुल 223 लोगों को धराली हर्षिल से आईटीबीपी मातली और 107 लोगों को चिनियाली सौड़ हवाई पट्टी पर पहुंचाया जा चुका है और बाकियों की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई। कई जगहों पर आए जल प्रलय ने जनजीवन पटरी से उतार दिया है और हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ बारिश से हाहाकार, पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन, कई राज्यों में बिगड़े हालात। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जगह जगह बारिश के साथ साथ भूस्खलन हो रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जवाड़ी बाईपास के पास अचानक एक पहाड़ी दरक गई। भूस्खलन से जवाड़ी बाईपास पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बारिश ने किस कदर जान आफत में डाल दी है, उसकी एक और तस्वीर उत्तरकाशी से सामने आई है। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से पुल टूट गया और टूटे पुल के दूसरी ओर फंसे बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स और मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ के जवानों ने रस्सी के सहारे तेज बहाव से मजदूरों का रेस्क्यू किया। बिहार में बारिश ने कहर बरपाया है। बेगूसराय में स्थिति बेहद ही डरावनी हो गई है। बेगूसराय के मटिहानी में गंगा नदी के पानी ने बड़े पैमाने पर रिहायशी इलाकों में मार की है और काफी तादाद में घर डूब गए। बारिश के पानी से आई बाढ़ ने यहां जनजीवन पटरी से उतार दिया है। गंगा का कहर इस कदर है कि लोग जल कैदी में बनकर रहने को मजबूर है। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं किस तरह से गंगा का जो रौद्र रूप है वो सिर चढ़कर देखने को मिल रहा है। गंगा का कहर इस कदर है कि घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, लोग परेशान हो चुका है। आपको इधर भी तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि ये स्कूल है, ये विद्यालय है, विद्यालय में भी पानी प्रवेश कर चुका है। लोग त्राहिमाम है, परेशान है। चारों तरफ जो है जल कैदी बनकर रह गया है। लोग परेशान है, घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। लोग ऊंचे ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर है। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं ये भयावह स्थिति बनी हुई है। गंगा का जो रौद्र रूप है वो रौद्र रूप अब देखने को मिल रहा है।
बारिश और बाढ़ का सितम उत्तर प्रदेश के भी कई जिले झेल रहे हैं। यूपी के जौनपुर जिले में बाढ़ की वजह से पीली नदी पर बना रपटा पुल डूब गया। रपटा पुल के डूबने से पानी के तेज बहाव में बाइक समेत 2 लोग बह गए। हालांकि दोनों का बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। यूपी के मुरादाबाद से भी बाढ़ बारिश की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। मुरादाबाद के निचले रिहायशी इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। आलम यह है कि सड़कें तालाब में बदल गई हैं और लोग ट्रैक्टर के जरिए पानी में से जाने के लिए मजबूर हैं। देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। कई राज्यों में आए जल प्रलय ने तबाही मचा दी है। तबाही की इस बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और थार सवारों के सिर पर तो जैसे रफ्तार का नशा और दबंगई का फितूर सवार। सड़क उनके लिए जमीन नहीं, रनवे बन जाती है। सामने इंसान भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से बस 2 किलोमीटर दूर एक थार ने 2 जिंदगियों को रौंद डाला। एक ने वहीं पर दम तोड़ दिया और दूसरा अस्पताल में मौत और जिंदगी से लड़ रहा है। महीना दर महीना थार की ऐसी बेकाबू कहानियां सड़कों पर खून बिखेरती नजर आती, मानो स्टीयरिंग पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक सनक सवार। देखिए ये रिपोर्ट। थार में बैठोगे तो जान ले लोगे, थार चलाओगे तो क्या कुचल डालोगे। बेकाबू रफ्तार, थार द टेरर कार। आखिर क्यों थार रसूख और दबंगई की नई पहचान बनती जा रही है। आखिर क्यों थार को देखते ही डर लगने लगा है। आखिर क्यों थार टेरर कार बन गई है। इन तस्वीरों को देखिए, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। पहली तस्वीर जम्मू की है, जहां एक तेज रफ्तार थार ने पहले बुजुर्ग को टक्कर मारी। इसके बाद थार चालक ने गाड़ी पीछे कर जानबूझकर दोबारा बुजुर्ग को कुचला। दूसरी तस्वीर देखिए, यूपी के नोएडा में थार सवार ने एक युवक को कुचलने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि टक्कर के बाद वो नाले में जा गिरा और उसकी जान बच गई। तीसरी तस्वीर ताज़ा है, जहां दिल्ली के पौष इलाके में थार सवार ने 2 लोगों को कुचल डाला, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली में तेज रफ्तार थार का यह कहर लुटियंस जोन के पास 11 मूर्ति से महज कुछ दूरी पर दिखा, जहां एक तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। पहले तस्वीरें देखिए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि थार का अगला पहिया निकल गया। डिवाइडर पर टायर के निशान नजर आए, जो इस बात की गवाही दे रही है कि जिस वक्त थार ने 2 लोगों को कुचला, उस समय उसकी स्पीड काफी तेज थी। तेज रफ्तार थार के इस कहर से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहाँ पर मौके पर आकर के और पूरे मार्क कर रही है यहाँ, और यहाँ पहले हिट करती है और हिट करते हुए ये सामने जो आपको पोल दिखाई दे रहा है, पोल में जाकर के टकराती है, ये गाड़ी टकराती है और उसके बाद फिर उसके बाद पेमेंट से ये नीचे गिर जाती है। और वहाँ पे 2 लोग जो रोड क्रॉस कर रहे थे, वहाँ उन लोगों को यहाँ टक्कर मारती है और टक्कर मारने के बाद वो लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें कि एक आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है, एक आदमी अस्पताल में भर्ती है। हैरानी की बात यह है कि यह घटना राष्ट्रपति भवन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और थार चला रहे शख्स को हिरासत में लिया गया। ये थार गाड़ी जो ड्राइवर है आशीष, जिसका नाम हमें पता चला है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किया है। वो अराउंड 26 ईयर का है। वो गुड़गांव से शकरपुर अपने घर की तरफ जा रहा था। गाड़ी उसके दोस्त की है। वो जब इसकी तरफ जा रहा था तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जिस एक्सीडेंट में फुटपाथ पे बैठे हुए 2 लोगों के उसको चोट पहुंचाई, जिसमें से एक की डेथ हो गई और दूसरा चोटिल है। वहीं से ही जो ड्राइवर है उसको वहीं से डिटेन कर लिया गया और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। हादसे के वक्त थार चला रहा युवक अकेला गाड़ी में सवार था। पुलिस को गाड़ी के अंदर से शराब की बोतल मिली है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी का है। पता चला है कि गाड़ी आशीष नाम का शख्स चला रहा था और वो गुरुग्राम से छतरपुर की तरफ जा रहा था। गाड़ी उसके दोस्त की थी। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसमें कि हर एक पहलू पे रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि इस पूरे के पूरे यदि एरिया को ही हम देखें तो तकरीबन यहाँ पे 30 से 40 सीसीटीवी कैमरे पूरे एरिया में लगे हुए हैं। उसमें एक सीसीटीवी कैमरा, उसके आगे भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस इसको भी एक एंगल यहाँ पर पूरा जांच करेगी पूरे इसमें, कि इन सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज भी लेगी कि आखिर में ये रफ्तार किस रफ्तार में ये आ रहा था, इसकी क्या स्पीड यहाँ पर थी। दिल्ली पुलिस अब जांच में जुटी है।
लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों थार सड़क पर आतंक, दबंगई और खौफ की नई पहचान बनती जा रही है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। और टेरिफ चिल्लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब मिला। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए उन पर हमला बोला और कहा कि कुछ लोग बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें भारत का विकास पसंद नहीं, वो हमें बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि देश न तो झुकेगा और ना ही रुकेगा। देखिए ये रिपोर्ट। ट्रंप का टैरिफ वाला हथियार फेल हो गया। कुछ लोग हैं जो भारत का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है। ट्रंप के टैरिफ बम पर भारत का करारा जवाब। डोनाल्ड ट्रंप को राजनाथ सिंह का करारा जवाब। भारत ने दिया जवाब। राजनाथ बोले, हम सबका करते हैं हिसाब। जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। टैरिफ चिल्लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए ही ट्रंप पर निशाना साधा। कुछ लोग हैं जो भारत का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन राजनाथ सिंह ने बता दिया कि कोई भी देश बॉस बनने की कोशिश ना करे। यह हिंदुस्तान है, किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजनाथ सिंह ने बता दिया है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत भारत को विश्व की एक बड़ी ताकत बनने से नहीं रोक सकती। भारत की सीमा में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले जितने लोग हैं सभी का कल्याण होना चाहिए। यह संदेश सारी दुनिया को दुनिया के किसी एक देश से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत से गया है। मेरे बहनों भाई, दुनिया के अन्य किसी देश से नहीं गया, भारत से गया है। हम सभी का कल्याण चाहते हैं, लेकिन जैसा शिवराज जी ने कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि जो चाहे वह भारत पर आक्रमण कर दे। जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जरिए वो दुनिया के देशों से समझौते कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों के लिए ठेके और अपने देश के सामान के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों के लिए ठेके और अपने देश के सामान के लिए बाजार पहुंचना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया था कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन किसानों और पशुपालकों के हितों से कभी समझौता नहीं किया जाएगा। पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। दरअसल ट्रंप को एहसास है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इसीलिए ट्रंप रूस से तेल और हथियार खरीदने को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं है कि भारत ना झुकेगा और ना ही रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।